हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता होगा ऑलरेडी कि यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस क्या है, कितने पेपर होते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी आइडिया भी नहीं होगा कि यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस कैसा है, कितने कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने डिटेल में सिलेबस दिया गया है। वो सारी चीजें अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलती हैं और इसी वजह से वो असमंजस में रहते हैं। जैसे कई बार मेरे को बच्चे पर्सनली कनेक्ट करते हैं कि सर सिलेबस कैसे मिलेगा, है ना। प्रीलिम्स का तो ठीक है, प्रीलिम्स का तो इजीली इधर उधर गूगल करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन मेंस का सिलेबस डिटेल में कैसे मिलेगा वो बच्चे कमेंट करते हैं। तो जो भी बच्चे हैं नए उनके लिए और जिन भी बच्चों का अभी 2025 का मेंस का एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हम इस वीडियो में न केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम इस वीडियो में वो चीज डिस्कस करेंगे। मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा जहां पे आपको सिलेबस में फोकस करना है। मतलब जैसे अगर हम GS1 की बात करेंगे तो GS1 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है इस बार, या जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उनकी हम ज्यादा बात करेंगे। क्योंकि जिनका भी मेंस है 2025 वाले बच्चों के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी एग्जाम देना है, आगे 26 का एग्जाम देना है, 27 का एग्जाम देना है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस रहेगा इसमें। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, वो भी मेंस का, प्री का सिलेबस नहीं है इसमें, सिर्फ मेंस का सिलेबस है। ठीक है, हम पूरा डिस्कशन करेंगे इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा, अगर मैं आपसे, ठीक है, अगर मैं आपसे सिलेबस की बात करूं, अगर मैं आपसे सिलेबस की बात करूं, उससे पहले हमें एक बार मेंस का पैटर्न समझना पड़ेगा। मेंस का एक्चुअल में पैटर्न क्या है, यूपी पीसीएस का मेंस का पैटर्न क्या है। देखो, मेंस जो एग्जाम है ना यूपी पीएससी का, वो सारा डिस्क्रिप्टिव होता है, वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पेपर होता है आपका हिंदी का, ठीक है, दूसरा पेपर होता है आपका एसए का, तीसरा पेपर होता है GS1 का, GS2, GS3, GS4 और आपका GS5 और GS6। इसी को हम लोग यूपी स्पेशल बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग यूपी स्पेशल बोलते हैं। ठीक है, ये 3-3 घंटे के पेपर होते हैं सारे, 3 आवर्स के पेपर होते हैं ये। 3 आवर्स 150 मार्क्स, 3 आवर्स 150 मार्क्स, है ना। और ये 3 आवर्स, सब 3 आवर्स के होते हैं और 200 मार्क्स, ईच 200। ये पूरा आपका एक तरह से पैटर्न रहता है मेंस के एग्जाम का। ठीक है, मेंस के एग्जाम का पैटर्न रहता है ये। अब देखो, आपको पता है जैसे 12 अक्टूबर को आपका प्री हुआ है ना, तो मोटा मोटा मान के चलो 4 से 4.5 महीने आपको मेंस में मिलते हैं, 4 से 4.5 महीने में। अगर यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होगा, क्या पढ़ना है उस सिलेबस में मुझे वो पता ही नहीं होगा, अगर आपको थीम पता नहीं होगा कि सिलेबस के अंदर या जो PYQ पूछा है अब तक 2018 से लेकर 2024 तक, उसमें थीम क्या है, अगर वो आपको पता ही नहीं होगा ना, तो आप रैंडमली पढ़ते रहोगे बस। इस वीडियो का यूज तभी आप कर सकते हैं जब आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसको अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो सकती हैं। ठीक है, वरना तो अगर हम रैंडमली पढ़ने जाएंगे, तो बहुत बड़ा सिलेबस है ना। 100 से 150, मतलब 120 से ज्यादा इसमें पॉइंटर्स हैं, 120 से ज्यादा पॉइंटर्स, और उनके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंटर्स और भी ज्यादा हैं। लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे सिलेबस का कौन सा ऐसा पार्ट है, GS1 का कौन सा ऐसा पार्ट है, GS2 का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां से क्वेश्चन बार बार पुट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं हिंदी का। ठीक है, अभी हम इसको अंदर से भी देख लेंगे डिटेल में। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं हिंदी का। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 150 मार्क्स का पेपर होता है ये, और हिंदी जो होती है सबको हिंदी में लिखना होता है, सबको हिंदी में ही लिखना होता है। और सेकंड चीज, इसमें इसके मार्क्स ऐड होते हैं, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसके मार्क्स ऐड होते नहीं होते।
इसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो एक एक करके डिटेल में देखते हैं हम लोग, है ना। ये है आपका सामान्य हिंदी, ये है आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस। अब जो जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, प्लीज उसको नोट डाउन करिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन एटलीस्ट करिएगा, ताकि आपके अभी आपका जो एग्जाम होने वाला मेंस का उसमें हेल्प करें। एंड सेकंड चीज, ये सिलेबस इतना बड़ा है, ठीक है, पॉइंटर्स में दिया हुआ है सिलेबस और बहुत बड़ा है। तो अभी अगर देखो सिलेबस बड़ा है और अभी आपके पास टाइम भी कम है, तो आपको कंटेंट इकट्ठा करना होगा। जो वैसे स्टूडेंट हैं जो 3-4 बार मेंस लिख चुके हैं, 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं, उनके लिए तो इशू नहीं है, उनका कंटेंट पहले से प्रिपेयर हो रखा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, जिनको अभी मेंस की तैयारी करनी है, उनके लिए हमारा सफलता बैच है। आप सबको पता है हमारा सफलता बैच, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको मेंटोरशिप मिलेगी, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और जिसका आपका इवैल्यूएशन होगा टाइमली टेस्ट सीरीज का। उसके लिए हमने सफलता बैच लॉन्च किया है, आप जाके ऐप में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो देखो हिंदी में सबसे पहले गद्यांश आता है, 2 गद्यांश पूछता है वो, 2 गद्यांश 20-20 नंबर के, ठीक है। फिर आता है संक्षेपण, ठीक है, एक संक्षेपण एक गद्यांश, वही 2 गद्यांश, ठीक है। अब यहां पे है आपका पत्र लेखन। देखो इसमें ना कैच है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको सबको पढ़ने लगते हैं, लेकिन जो तार लेखन है ना, तार लेखन ये पूछता ही नहीं है, क्योंकि तार लेखन बहुत ओल्ड हो चुका है, ये पिछले 7-8 सालों में पूछा ही नहीं है, ठीक है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आप नोट डाउन करना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है, ये 2 हैं। पहले नंबर पे ये हैं सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपका परिपत्र, ये दूसरे नंबर पे हो गया। फिर अधिसूचना, ये तीसरे नंबर पे हो गया, ठीक है। अगर जैसे देखो मैं क्या करता था तैयारी करते टाइम पे, मैं क्या करता हूं कि मान लो इस बार इसने फॉर एग्जांपल 2024 में पूछा सरकारी पत्र, सरकारी पत्र 2024 में पूछा। अब 2025 के मेंस में ना 90% चांस है कि सरकारी पत्र को ना पूछे, वो 90% चांस है। उसकी जगह वो परिपत्र पूछ सकता है, उसकी जगह वो अधिसूचना पूछ सकता है। तो ऐसे करके आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, ठीक है। हमारी हिंदी की पूरी क्लास चलेंगी सफलता में, ठीक है। आप सफलता से बेनिफिट ले सकते हो पूरी हिंदी में, इवन पूरे मेंस के सिलेबस में भी, ठीक है। फिर अगला है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, वही विलोम शब्द हो गया इसमें, ठीक है। जैसे आपका उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, विलोम शब्द हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, कोई वर्ड जैसे उज्जवल गलत दिया होगा तो उसको शुद्ध करके लिखना होगा, कोई वाक्य दिया होगा तो उसको सही करके लिखना होगा। लोकोक्तियां और मुहावरे, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसमें देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये शब्द ज्ञान और वाक्य प्रयोग और आपका लोकोक्ति और मुहावरे, ये एक ऐसा पार्ट है ना, यहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। मैं बोलूंगा आपको फोकस इन्हीं पे करो, इन्हीं चीज पे फोकस करो। क्योंकि अगर मान लो कोई विलोम है, मान लो कोई विलोम है, दिन विलोम पूछा है, तो दिन का विलोम क्या होगा, रात। अगर आपने दिन का विलोम रात कर दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें कटने के चांसेस नहीं है। मतलब यहां पे जो पूछेगा ना, अगर आपने सही लिख दिए तो उसमें कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपका संक्षेपण हो गया, है ना, सरकारी पत्र हो गया, इसमें क्या होता है, नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर के पास स्कोप होता है। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा नहीं लिखा है तो कम मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, है ना, यहाँ पे जैसे प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष। अब पूछेगा इसमें उपसर्ग क्या है, अब इसमें पूछेगा इसमें उपसर्ग क्या है, तो अगर आपने इसका उपसर्ग अच्छे से यहाँ पे सही लिख दिया, है ना, तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं 2 नंबर, यहाँ पे कटने के चांसेस बहुत कम है। तो ट्राई करना, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ज्यादा फोकस करने का। और इसके लिए आप पीवाईक्यू का यूज करो, जितने पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो 20 से 25 साल के, उनका यूज करो। जितने पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे इसके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में चीजें वो याद रहेंगी मॉक टेस्ट से या पीवाईक्यू से, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हिंदी। अगला है निबंध। निबंध में देखो 3 निबंध पूछता है वो, ठीक है, 3 ऐसे पूछता है जिसको आप हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लिख सकते हो। 3 सेगमेंट होते हैं इसके, ठीक है। जैसे खंड का सेक्शन, इसको हम बोलते हैं सेक्शन ए, 50-50 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन ए 700 वर्ड के आसपास लिखना होता है। जैसे पहला हो गया कल्चर एंड
लिटरेचर, दूसरा सोसाइटी, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र, और खंड बी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, एनवायरमेंट, और आपका इकोनॉमिक सेक्टर, कृषि, उद्योग, व्यापार, एंड खंड ग में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर्स हो गया, फिर लैंडस्लाइड हो गया है ना, अर्थक्वेक हो गया, बाढ़, सूखा, फिर राष्ट्रीय विकास योजना और परियोजनाएं। देखो इसमें भी आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो। जैसे मान लो आपने एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है, एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ डेटा आपने रख लिए, कुछ फैक्ट आपने रख लिए, कुछ कमिटी के रिकमेंडेशन आपने रख लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का पूरा कंटेंट इकट्ठा करके रखो, और कभी भी जब एग्रीकल्चर से ऐसे पूछेगा ना, पूछता ही पूछता है, वो एक ऐसे एग्रीकल्चर से पूछता ही पूछता है, तो वहां पे वो सीधा पुट कर दो वही कंटेंट ऐसे के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे सामाजिक क्षेत्र हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, लिटरेसी हो गया, उसके ऊपर ऐसे पूछा जाता है। जिनका लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लिटरेचर और कल्चर के ऊपर लिखने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से एक तरह से आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है अगर आपको आता नहीं है लेकिन आपने इसके ऊपर लिख दिया। तो राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल सेक्टर और फिर सोशल सेक्टर से आप लिख सकते हो। जैसे पॉलिटिकल सेक्टर से पूछेगा, है ना, वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, उस टाइप के से, ठीक है। ये भी करंट अफेयर से ज्यादा लिंक होता है। यहाँ पे आप इसको तैयार कर सकते हो, इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशन, है ना, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हो। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, हमारी सरकार की कौन कौन सी स्कीम है ना, जैसे आप देखोगे मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ठीक है, कौशल विकास हो गया, उनके बारे में यहाँ पे लिख कंटेंट इकट्ठा करके रख सकते हो। तो ऐसे भी ज्यादा नहीं है, एटलीस्ट मैं बोलूंगा कम से कम भी 7 to 8 ऐसे लिख के जाना एग्जाम में, एग्जाम से पहले 7 to 8 ऐसे लिख के जाना। और ऐसे लिखने से पहले कम से कम 20 से 25 मिनट स्ट्रक्चर करो एस्से का, हर एक एस्से का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या क्या आप लिखने जा रहे हो। रैंडमली कॉपी आया और लिखने मत बैठना, क्योंकि बीच में पेन रुक जाता है, समझ में नहीं आता आप क्या लिखें। इसीलिए पहले से ही तैयार करके रखो, स्ट्रक्चर बना के रखो, क्या क्या आप लिखने वाले हो एस्से के अंदर, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा हिंदी और एस्से। अब डिस्कस करेंगे GS1 पे, अब डिस्कस करेंगे GS1, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे बता देता हूं GS1 जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन भी बोलते हैं, देखो इसमें 3-4 सब्जेक्ट हैं। एक है आपका आर्ट एंड कल्चर, दूसरा आपकी हिस्ट्री, इसी में मॉडर्न और आपकी वर्ल्ड आ जाएगी, सोसाइटी है आपका इसी में, और आपकी है ज्योग्राफी। अगर मेरे से पूछोगे, ये दो जो है ना, सोसाइटी और ज्योग्राफी, बहुत स्कोरिंग है ना, करीबन 40 to 45% वेटेज इसी का रहता है, पूरे 200 नंबर में 40 to 45 वेटेज इसी का रहता है, और 30 से 35% वेटेज इसी का रहता है। बचा हुआ पार्ट आपका आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री होता है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं, दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से आप इजिली, अगर आपने इन दोनों को अच्छा कर लिया तो 90 to 95 मार्क्स आप इजिली गेन कर सकते हो इन दो सब्जेक्ट से, ठीक है, इन दो सब्जेक्ट से 90 से 95। और इसमें भी आप PYQ का यूज करो, है ना, सोसाइटी में UPSC के PYQ यूज करो, UPSC ने सोसाइटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जैसे ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, इंडियन कल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, वुमेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, ओल्ड एज पीपल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो वो UPSC के क्वेश्चन है, उसको पुट कर देता है ये अपने एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल इंक्लूड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। देखो इसमें क्या पूछता है ना, देखो मैंने अभी बताया आपको, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट तब होगी जब आप इसको अच्छे से सुनोगे या देखोगे। इसमें जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है ना, इसमें देखो एक है आपका इंडस वैली, एक है आपका वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर, एक है आपका मौर्यन, और एक है आपका गुप्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये 4 टॉपिक हैं जहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, या तो गुप्ता पीरियड से पूछ सकता है, या वैदिक लिटरेचर से पूछ सकता है ना, या फिर इंडस वैली से पूछ सकता है। अब तो संगम की तरफ भी मूव कर गया है वो, संगम लिटरेचर,
वहां का भी देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, ये 4 टॉपिक ऐसे जहां से क्वेश्चन बनेगा बनेगा आर्ट एंड कल्चर में आपके, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं इस वीडियो को अच्छे से देखो और इंप्लीमेंट करो इसको, ठीक है। चलिए अगला है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 टू 1947। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि 1757 से पहले का भी पढ़ेंगे, जो यूरोपियन आए थे हमारे यहाँ, पोर्चुगीज आए थे, है ना, उनका भी पढ़ेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 1757 है उससे लेकर 1947 तक इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपका 1857 का रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1857 का रिवॉल्ट हो गया, कांग्रेस हो गया, मॉडरेट हो गया, ये सब, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कौन कौन सी हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद हो गए, सरदार पटेल हो गए, ऐसे आपके भगत सिंह हो गए, तिलक जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट छाप छोड़ी है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें योगदान देने में महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब देखो जब भी इसकी बात होगी ना, इंटीग्रेशन विद द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। जैसे ये फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस फेजेस एंड इंपॉर्टेंट फिगर्स। देखो जब वेरियस फेजेस की बात करेंगे ना, तो जो आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हो ना, वेरियस फेजेस क्या क्या हैं, उन फेजेस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। वहां देखो चेंजेस कैसे कैसे आए हैं, 1920 से पहले क्या था, 1920 के बाद क्या चेंजेस आए, क्यों चेंजेस आए, वो सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो अब स्वतंत्रता के बाद अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक देखो लिखा हुआ है। अब हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ने जाते हैं ना, 1965 से भी आगे पढ़ने जाते हैं, नहीं जरूरी नहीं है, ओनली अप टू 1965। जैसे जब इंडिपेंडेंस, हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हुआ था, कौन कौन से इश्यूज थे, कौन कौन से चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए किसने क्या क्या किया, सरदार पटेल का क्या रोल था, नेहरू जी का क्या रोल था, जो हमारे सिविल सर्वेंट थे उनका क्या रोल था, हमारी जो आर्मी थी, सेना थी, उसका क्या रोल था, वही चीजें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली 18वीं सदी से 20वीं सदी, उससे पहले का नहीं पढ़ना है। फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है ना, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं बोलूंगा 2025 में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इससे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और दूसरा जो जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं वो है आपका वर्ल्ड वॉर्स। एक या दो क्वेश्चन पूछता है, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर आप देखो कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, नाजिज्म, फासिज्म ये क्या है ना, और उसके क्या इंपैक्ट हुए सोसाइटी में। जब इंपैक्ट की बात करोगे ना तो हमेशा ध्यान रखना इंडिया को भी इंक्लूड करना। जैसे आपको मान लो वर्ल्ड वॉर के ऊपर क्वेश्चन आया तो इंपैक्ट डालो, मतलब इंडिया में क्या इंपैक्ट रहा वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा हिस्ट्री, ये तो पूरा हिस्ट्री हो गया। अब आते हैं इंडियन सोसाइटी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत छोटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, सबको पता होगा ये। हमारी इंडियन कल्चर की फीचर्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट, हमारे इंडियन कल्चर के फीचर, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया, है ना। हमारे यहाँ देखो हमारे यहाँ धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही वही चीजें हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। जैसे ये हो गया महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, वुमेन, है ना, सोसाइटी के अंदर वुमेन भी तो आएंगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे एक हो गया फीमेल, दूसरा हो जाएगा आपका ये पॉपुलेशन, तीसरा गरीबी और विकासात्मक विषय, फिर शहरीकरण और उनकी समस्याएं, अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अर्बनाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के लिए, ठीक है। और प्रॉब्लम ये पॉवर्टी, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसके लिए पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे नीति आयोग की रिपोर्ट को कोट करो, डेटा कोट करो, ठीक है, तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या हुआ है इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोशल स्ट्रक्चर में, है ना। अब देखो लिखा हुआ है ना अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में अंदर क्या आएगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट आएगा, हमारी
एग्रीकल्चर आएगी, हमारी इंडस्ट्री आएगी, तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर लिबरलाइजेशन का, वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है बार बार, क्योंकि ये इतना ध्यान नहीं देते बच्चे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रीजनलिज्म क्या होता है, क्या इश्यूज है रीजनलिज्म के, गवर्नमेंट क्या कर रही है रीजनलिज्म को कम करने के लिए, वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, फिर आगे आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और 6 से 7 क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के होते हैं, बहुत इजी। ठीक है, जैसे मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, मेजर नेचुरल वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, और इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है आपको, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। की फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, साइक्लोन, ओशन करेंट्स, विंड, ग्लेशियर। देखो इस बार जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एक ये इससे आएगा 2025 साइक्लोन से आ सकता है ना, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक से आएगा 2025 में, एक ओशन करेंट से आ सकता है। ठीक है, ये तो पूछा जा चुका है, एक इससे आ सकता है और एक इससे। ठीक है, ह्यूमन माइग्रेशन क्या हो, देखो इंडियन मरीन रिसोर्सेज है ना, ह्यूमन माइग्रेशन, ये ऐसे टॉपिक है ना, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एक जगह कंटेंट नहीं मिलता, इसका एक जगह कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, कंटेंट इकट्ठा करके खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उस चीज को इजी करने के लिए हम लोगों ने सफलता बैच लॉन्च किया है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे सीमांत और सीमाएं, मतलब फ्रंटियर्स और आपका बाउंड्री क्या होती है, अब ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं इसको, फ्रंटियर क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक 2018 में 19 में क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर, जनसंख्या, अधिवास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम, यहां से क्वेश्चन बनेगा 100% 2025 में। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, GS1 के लिए आपको एक तो PYQ का ध्यान रखना है, 2018 से लेकर 2024 तक, और लास्ट 10 ईयर यूपीएससी के PYQ, और जो यूपीएससी के PYQ जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर फोकस नहीं करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैपिंग का यूज करना है, यहाँ पे आपको डेटा का यूज करना है, यहाँ पे आपको करंट एग्जाम्पल का यूज करना है, करंट अफेयर्स का, यहाँ पे आपको डायग्राम का यूज करना है GS1 में, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये GS1 में पूरा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी था। अब हम बात करेंगे GS2 की, अब हम बात करेंगे आपका GS2। देखो GS2 में क्या है, एक है आपका पॉलिटी, दूसरा है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, तीसरा है आपका IR। देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इन दो टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, गवर्नेंस और आपका सोशल जस्टिस, और इस पे हम बहुत कम फोकस करते हैं। हमारा फोकस होता है पॉलिटी, हमारा फोकस होता है IR। पॉलिटी सबने पढ़ी होती है तो पॉलिटी पे फोकस होता है, लेकिन क्वेश्चन गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, इसका सिलेबस क्या है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल फाउंडेशन, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। अब देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे संशोधन है ना, अमेंडमेंट लिखा हुआ है, तो आपको माइंड में आना चाहिए कौन से इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे 42, 44, 97, ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अभी रिसेंट टाइम में भी। ठीक है, तो इन्हीं से क्वेश्चन बना देगा, जैसे अभी आई थिंक अभी रिसेंटली पूछा है 42 अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये बेसिक स्ट्रक्चर, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो आपको सारे पॉइंटर्स यहीं से मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको इन्हीं सिलेबस से मिलेगा। ठीक है, देखो अगर इस सिलेबस से रिलेटेड आपने एक एक पेज का कंटेंट भी तैयार कर लिया ना, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, एक पेज का कंटेंट आपके पास होना चाहिए, इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक से 1.5 पेज का कंटेंट होना चाहिए, तो कम से कम 50 to 60 पेज का आप कंटेंट बना लो पेपर 2 के लिए, इनफ है, उसको बार बार रिवाइज करो फिर। ठीक है, चलिए, द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रोविजन, सेम इसी लाइन को उठा के क्वेश्चन बना देगा वो। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका चर्चा कीजिए, सेम इसी लाइन को उठाएगा
और आपसे क्वेश्चन बना देगा। तो देखो क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, है ना, आप देखो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट लाया है, ठीक है, आप देखो ये पुट्टस्वामी केस में 2017 में जो राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट्स बोला है उसने, तो बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने करी हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा यहां से आपसे, ठीक है। फंक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस टू लोकल लेवल एंड देयर चैलेंजेस। देखो पेपर 2 में ध्यान रखो, पेपर 2 और पेपर 3, खास तौर पे पेपर 2 और पेपर 3, आपको चैलेंजेस पे ज्यादा फोकस करना है, चैलेंजेस पे, जहां जहां चैलेंजेस है वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, जहां पे चैलेंजेस ज्यादा है वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। जैसे लिखा हुआ है केंद्र और राज्य, संघ और राज्यों के बीच में समस्याएं, है ना, तो आपसे क्वेश्चन बना देगा रीसेंट टाइम में सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं, रीसेंट टाइम में उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना चाहिए। तो आप लिखोगे गवर्नर का इशू, जीएसटी का इशू, है ना, तो ये आपका तमिलनाडु का इशू हो गया, वेस्ट बंगाल का सीबीआई का इशू हो गया, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, सेम इसी लाइन को उठा के क्वेश्चन बना देता है वो। रोल क्या है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, फाइनेंस कमीशन 20280। और यहां पे एक और चीज मैं बोलूंगा, जब भी पॉलिटी का आंसर लिखो तो ट्राई करो आर्टिकल के साथ स्टार्ट करने का अपने आंसर को। मान लो यही क्वेश्चन पूछा है आपसे, द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, तो ट्राई करो इन द आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है, ऐसे करके स्टार्ट करो, देन सीधा जंप करो फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इंडिया में कैसा है सेपरेशन ऑफ पावर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसको हम डीआरएम बोलते हैं, है ना, जैसे आपका लोक अदालत हो गया, ठीक है, लोक अदालत हो गया, ग्राम न्यायालय हो गया, ये सब क्या है, ये एडीआर के एग्जाम्पल हैं, या आपके एडीआर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। द इमरजेंस ऑफ यूज ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, देखो ये रहा एडीआर, ठीक है, जैसे लोक अदालत जो अभी मैंने बोला आपको। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर मेजर डेमोक्रेसी, देखो यहां से क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, ठीक है, ये जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन यू नेवर नो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको किस किस को कंपेयर करना होगा, यूएसए को कंपेयर कर लो, ब्रिटेन को कंपेयर कर लो, ठीक है, आपको रशिया के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, फ्रांस के साथ कंपेयर कर सकते हो, ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं जिनके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोसीजर, पावर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर के क्या क्या पावर हैं, क्या क्या फंक्शन है, वो आपको लक्ष्मीकांत की बुक में एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, इन्फ्लुएंसर ग्रुप, जिसको हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, वो सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। पीआईएल पढ़ना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, ठीक है। यहां पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ज्यादातर इंक्लाइंड होते हैं करंट अफेयर्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ थोड़े से इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, यहीं पे क्वेश्चन बना देगा डायरेक्टली, ठीक है। साइलेंट फीचर्स क्या क्या है 1951 के एक्ट के, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, या इसका क्या रोल है ना, इलेक्शन रिफॉर्म में इसका क्या रोल है, यहां से क्वेश्चन बनाएगा। जैसे अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यहां से क्वेश्चन बनता है। पावर, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मान लो आपसे कैग के बारे में पूछेगा तो कैग का पावर पूछेगा, कैग का फंक्शन पूछेगा, कैग का रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगा। इलेक्शन कमीशन की पावर पूछेगा, फंक्शन पूछेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगा, कुछ चैलेंजेस होंगे तो वो भी पूछेगा, ठीक है। चलो, स्टैच्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज पूछ सकता है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होते हैं, नीति आयोग हो गया, देयर फीचर्स एंड फंक्शन, जैसे एनएचआरसी हो गया, है ना, सीबीसी हो गया, सीबीआई हो गया, इनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट इन इंटरवेंशन ऑफ वेरियस सेक्टर इश्यूज इन देयर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये गवर्नेंस का पार्ट है ना। आईसीटी का क्या रोल है ना, आईसीटी का रोल क्या है ना। गैर संघ एनजीओ के बारे में पूछेगा आपसे, एनजीओ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, है ना, इनके बारे में पूछेगा, ठीक है।
केंद्र राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जैसे महिलाओं के लिए, महिलाएं, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हुआ है, क्या क्या चुनौतियां हैं, वो सारी चीजें आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय है। ये सारे गवर्नेंस का पार्ट है, ये सारा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो गरीबी भूख से संबंधित विषय, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है, ये यहां से कई बार क्वेश्चन बना है, पॉवर्टी एंड हंगर से रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका गवर्नेंस से रिलेटेड, यहां से भी क्वेश्चन बना है। अब यहां से 2025 में क्वेश्चन बन सकता है एक, है ना, जवाबदेही के महत्वपूर्ण, जैसे ई गवर्नेंस क्या होता है ना, आप देखोगे सिटीजन चार्टर क्या होता है। ठीक है, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। ई गवर्नेंस गवर्नेंस में कैसे रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, हमारे जो सिविल सर्वेंट है उनकी क्या रोल है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, उनके ऊपर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आईआर आ जाता है, भारत एवं पड़ोसी देशों से उनका संबंध, जैसे पड़ोसी देशों की जब बात होगी तो आपको पता है हमारा नेपाल से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, चाइना से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, और पाकिस्तान से तो कम बनते। ये दो टॉपिक चाइना और नेपाल है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है वो आपसे। अभी नेपाल में देखो तख्ता पलट हुआ है ना, हो सकता है वहां से क्वेश्चन बना दे इंडिया नेपाल के रिलेशन को लेकर। ठीक है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, जैसे आपका आसियान हो गया, आसियान के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, एससीओ से बन सकता है, ब्रिक्स से बन सकता है ना, G20 से बन सकता है। तो ऐसे कुछ आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिलेबस में है क्या, उसको उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, भारत के हितों और अप्रवासी भारतीय विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतियों पर प्रभाव, जो हमारे डायस्पोरा हैं, डायस्पोरा का रोल क्या है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन बना सकता है यहाँ पे। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना, अधिशेष और उनका कार्य। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूएन से क्वेश्चन बन सकता है, WHO से क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन बना सकता है, IMF से क्वेश्चन बना सकता है, यूनेस्को से क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक है, अब जैसे WHO से क्वेश्चन बनाया था, अब सब हैरान हो गए थे पिछली बार, जबकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ये, तो हो सकता है इस बार यूएन से क्वेश्चन बना दे, है ना, हो सकता है इस बार वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन बना दे, यूनेस्को से क्वेश्चन बना दे। ठीक है, चलो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, क्या क्या इंपोर्टेंट चेंजेस हुए अभी हमारे रिसेंट टाइम में, उसके बारे में है ये। चलिए अब देखते हैं GS3 के बारे में। देखो GS3 को देखने से पहले GS3 की बात करता हूं मैं। GS3 में 3-4 सब्जेक्ट हैं, जैसे इकोनॉमी है ना, आपका DM है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है, सिक्योरिटी है, और यहीं पे आपका एनवायरनमेंट भी है, एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। जैसे भारत के आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियों, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य, ये टॉपिक 2025 में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SDG है ना, समावेशी विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इंडिया के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकता है, SDG क्या है, कितने गोल्स हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है SDG के लिए। देखो जब भी अभी मैंने बताया ना, पेपर 6 क्या है चैलेंज, पेपर 3 क्या है चैलेंजेस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, पेपर 2 में चैलेंजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा तो वहां पे आप यूपी का भी सॉल्यूशन लिख सकते हो, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, जैसे इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखो ये दो पॉवर्टी वाला है, आपने पेपर 1 में भी देखा, पेपर 2 में भी देखा, तो एक जगह कवर करोगे तो आपके 2 जगह 3 जगह कवर हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे टॉपिक ना ओवरलैप भी करते हैं, उसका भी ध्यान देना है। सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली, है ना, प्रमुख फसलें, देखो सिंचाई विधि कौन सी है, जैसे माइक्रो इरिगेशन अभी बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है, कृषि उत्पाद का भंडारण, इससे क्वेश्चन पूछा था, ढुलाई एवं विपणन, मार्केटिंग से क्वेश्चन बन सकता है इस बार, किसानों की सहायता हेतु ई तकनीकी। ठीक है, ICT से क्वेश्चन बना सकता है इस बार एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये हो गया आपका सब्सिडी हो जाएगा, सब्सिडी है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, और ये खाद्य सुरक्षा, बफर बना, कृषि में तकनीक अभियान,
ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है 2025 में, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बहुत हॉट टॉपिक है ये, बहुत हॉट टॉपिक। यहां से हर बार क्वेश्चन बनाता है ये, है ना। अपवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, अपवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड स्ट्रीम ये। और भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, यहां से अभी बहुत मुझे लगता है क्वेश्चन बनाए यहां से, लेकिन यहां से बनने के चांसेस हैं 2025 में, ठीक है। वैश्वीकरण उदारीकरण के प्रभाव, देखो पेपर 2 में, पेपर 1 में जो आपने पढ़ा था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसी का यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे इंडस्ट्रियल नीति पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, उसके बारे में है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। एनर्जी हो जाएगा, पोर्ट हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, आपका एयरपोर्ट हो जाएंगे, रेलवेज हो जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है कि ऊर्जा, मतलब जैसे हम सड़क की बात करूं तो जो रोड नेटवर्क है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, चैलेंजेस पूछ सकता है। चलिए, डिजास्टर मैनेजमेंट देखो, अब ये आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट कितने लेवल पे किया जाता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, ठीक है। उसमें लोकल लोगों का क्या पार्टिसिपेशन होता है, ये पता चल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस कि इश्यूज ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कॉजेस ऑफ स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीजम, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम, रोल ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो इसमें वर्ड है ना, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इस वर्ड को उठाओ, गूगल पे सर्च करो, अगर आप सफलता बैच में नहीं ऐड हैं तो गूगल पे सर्च करो व्हाट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एस्पेक्ट क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, और इंडियन गवर्नमेंट और सेंट्रल वर्ल्ड क्या कर रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। ऐसे करके अपने एक पेज के नोट्स बनाओ। सेम चीज मनी लॉन्ड्रिंग, एक पेज का नोट्स होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक पेज का नोट्स होना चाहिए, ऐसे करके आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए, ठीक है। इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जैसे टेररिज्म हो गया, करप्शन हो गया, इंसर्जेंसी हो जाएगा, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, है ना, संगठित अपराध जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। रोल टाइप्स, गवर्नेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडिया हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यहाँ पे सीडीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, सीडीएस क्या है ना, चीफ डिफेंस सिक्योरिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। इशूज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। कृषि वानिकी, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे। चलो, अब ये साइंस एंड टेक का आ गया पूरा, साइंस एंड टेक। अब देखो साइंस एंड टेक में क्या है ना, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जैसे एआई का यूज हो गया, है ना, बायोटेक का यूज हो जाएगा आपका, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछते हैं। सिलेबस में तो दिया हुआ, जैसे आप यहाँ पे एक देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण। अब ये प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण है, ठीक है। इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। अब प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ठीक है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। द्वीप अनुप्रयोगी और तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकी, डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक एक वर्ड को ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको एक एक वर्ड करा रहा हूं, यहाँ पे एक एक वर्ड को समझा रहा हूं। ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, बाकी बैच ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, ये इसका पीडीएफ, ठीक है। जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऊर्जा, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल अधिकार, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बार बार। पर्यावरणीय सुरक्षा, यहीं पे आपका आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सब यहीं पे आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं पेपर फोर्थ। पेपर फोर्थ इजी है, एथिक्स के ऊपर है पेपर फोर्थ, और इसमें सिलेबस बहुत कम है, लेकिन पेपर फोर्थ को देखो, पेपर फोर्थ में आपने एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करना है, एक एक वर्ड के ऊपर, ठीक है। जैसे नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, नीति शास्त्र होता क्या है, नैतिकता होता क्या है, मतलब एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में नीति शास्त्र क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में एथिक्स क्या होता है, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन वैल्यूज, हमारे जो बड़े बड़े महान महान पर्सनैलिटी हुए हैं उनके ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या है, जैसे महात्मा गांधी के, नेल्सन मंडेला, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इनके ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं। फिर वैल्यूज को सिखाने में, है ना, सोसाइटी का क्या रोल है,
ठीक है, परिवार का क्या रोल है और आपका स्कूल का क्या रोल है, ठीक है, फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बना देगा, डायरेक्टली इसी लाइन को उठाएगा, क्वेश्चन बना देगा और बोलेगा कमेंट। तो आप बोलोगे अरे कहां से पूछ दिया क्वेश्चन, सिलेबस में ही है, इसलिए सिलेबस को थोरोली पढ़ा करो, सिलेबस को थोरोली पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है। एटीट्यूड, देखो कई बार क्वेश्चन पूछता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, तो यहीं पे है एटीट्यूड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी तरह से आपको कंटेंट बनाना है। जैसे एटीट्यूड है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एटीट्यूड का, एक्शन क्या होता है एटीट्यूड का, थॉट क्या है, बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है ना, कंसेंसस बिल्डिंग क्या होती है, मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होते हैं, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि क्या होती है। डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, डिफरेंट क्वेश्चन बनाएगा। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहां पे आप पीवाईक्यू का यूज कर सकते हो, जैसे सिविल सेवा के लिए कोर वैल्यूज है ना, कोर वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे इंटीग्रिटी क्या है, सिविल सर्वेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपार्शियलिटी क्या है, नॉन पार्टनरशिप क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस क्या है, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन ये क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए एक एक पेज का कंटेंट आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है। और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसेप्ट, आयाम, प्रशासन, शासन व्यवस्था में उसकी उपयोगिता, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन बना देगा वो। भारत और विश्व के नैतिक विचारों तथा दार्शनिकों का योगदान क्या क्या है, लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थित समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार और तथा दुविधाएं क्या क्या हैं, ठीक है ना, कौन कौन से एथिकल डायलेमास क्रिएट होते हैं आप पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, वो सारी चीजें यहाँ पे जैसे अंतरात्मा की आवाज क्या है, जवाबदेही क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे आगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तथानीति व्यवस्था, ठीक है। आप सबको पता है अभी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देखो टेररिज्म का इशू है, पेरिस क्लाइमेट चेंज से अमेरिका वापस आ गया है, ठीक है, यूनेस्को छोड़ दिया है अमेरिका ने, तो ये इश्यूज हैं, ये एथिकल इश्यूज हैं, है ना। हम आतंकवाद को कैसे देखते हैं कि उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया तो वो आतंकवादी सही है, ऐसा नहीं है। तो वही इशू यहाँ पे अराइज होकर क्वेश्चन बनेगा आपसे। शासन व्यवस्था में इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस में इंटीग्रिटी का क्या रोल है ना, सूचना का अधिकार का क्या रोल है ना, नीतिपरक आचार संहिता क्या होती है, ठीक है, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर क्या है। देखो ये सिटीजन चार्टर आपने पेपर 2 में भी देखा था, यहाँ पे भी एक जगह तैयार करोगे हो जाएगा, है ना। वर्क कल्चर क्या होता है, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, और इन सब में आपसे केस स्टडी पूछा जाएगा। फिर एक केस स्टडी, अगर आपको ये ऊपर वाला कंटेंट आता है तो आप केस स्टडी भी इजीली सॉल्व कर लोगे। अब चलते हैं पेपर 5 की तरफ। पेपर 5 देखो, पेपर 5 में हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, यूपी की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोसाइटी है, थोड़ी बहुत सोशल जस्टिस है, ये सारी चीजें हमारी पेपर 5 में आती हैं, ठीक है। अब पेपर 5 का सिलेबस देखो, और ये पेपर 5 इजी है, पेपर 6 थोड़ा सा हार्ड है। जैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, जब भी प्राचीन नगर की बात आएगी ना, ध्यान रखना 3-4 नगर को अच्छे से तैयार कर लेना। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, ये कुछ ऐसे नगर हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव, ठीक है, ये हो गया। स्वतंत्रता के संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, यहीं से डायरेक्टली इसी लाइन को उठा के क्वेश्चन बना देगा वो, ठीक है। सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से हमारे, ठीक है, हमारे यूपी के कौन कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। जनजातीय मुद्दे कौन से हैं, शहरी ग्रामीण मुद्दे कौन से हैं, त्योहार हो गए, कौन कौन से त्योहार हमारे यूपी में मनाए जाते हैं, मेले, संगीत, इनके ऊपर ना एक एक पेज का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, इसलिए मैं इसको डिटेल में लेके आया हूं, वरना मैं सिलेबस को छोटे में करा देता आपको। डिटेल में इसलिए लेके आया हूं ताकि आपके पास एटलीस्ट सिलेबस पूरा रहे और इससे रिलेटेड आप एक एक कंटेंट, एक एक पेज का कंटेंट बना लो, ठीक है। ये पूरा पॉलिटी है, ये पूरा पॉलिटी है, पॉलिटी में तो इतना कुछ नहीं है, ठीक है, वही जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, सीएम हो गया, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, वही सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब ये सारा आपका, ये पूरा पॉलिटी है, ये पूरा पॉलिटी है, ये पूरा गवर्नेंस है आपका, ठीक है। जैसे भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त हो गया, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार,
ठीक है, अब देखो इसको आप यूपी स्पेसिफिक कैसे बनाओगे, आपने पेपर 2 में ही पढ़ा है, पेपर 4 में ही पढ़ा होगा। यूपी स्पेसिफिक कैसे बनाओ, यूपी के एग्जाम्पल डाल के, यूपी का मैप ऐड करके, ठीक है। जब तक आप यूपी के एग्जाम्पल, जैसे लोकायुक्त का क्वेश्चन है तो डालो रिसेंट में लोकायुक्त कौन है अपने यूपी में, लोकायुक्त के डिसीजन देखो अपने यूपी में बहुत सारे हैं लोकायुक्त से रिलेटेड, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और इसका प्रभाव, हमारे यूपी में लैंड रिफॉर्म्स वेस्टर्न यूपी में ज्यादा हुए, आपको पता है, तभी वहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उसका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। फिर सिक्योरिटी हो गया, देखो ये सारी सिक्योरिटी वही है जो GS3 में है, लेकिन आपको इसमें यूपी स्पेसिफिक कंटेंट ऐड करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं साइबर सुरक्षा, तो आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे यूपी स्पेसिफिक, हमारी यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है साइबर सुरक्षा को लेकर, साइबर सुरक्षा पॉलिसी क्या है यूपी गवर्नमेंट की, वो सारी चीजें आपको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर वो देखो सेम सेम चीज वही है जो हमारे GS3 में है। अब सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, सीमावर्ती क्षेत्र मतलब हमारा यूपी का जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, बाउंड्री जो है नेपाल के साथ, बिहार के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, MP के साथ, दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ, हिमाचल के साथ, राजस्थान के साथ, इसमें हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। चलो, कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकार सुरक्षा, ठीक है। अब देखो यूपी में हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज क्या क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, शिक्षा प्रणाली क्या है हमारी यूपी की, प्राइमरी आपका, ठीक है, हायर एजुकेशन क्या है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, उत्तर भारत के विकास में यूपी की भूमिका, इंडिया के डेवलपमेंट में यूपी का क्या रोल है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स आ गया, फिर जल शक्ति मिशन, अन्य केंद्रीय योजनाओं का, जैसे अटल भूजल योजना हो गया, जल शक्ति मिशन हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, इसका यूपी में क्या इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। NGO हो गया, और NGO की जब आप बात करोगे तो हमारी यूपी स्पेसिफिक NGO होने चाहिए, ठीक है। पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी में, टूरिज्म, ठीक है। नवाचार हो गया, इनोवेशन, हमारे यूपी में कहां कहां पे इनोवेशन हुआ है, उसका इफेक्ट क्या हुआ है, वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं पेपर 6 के बारे में। पेपर 6 थोड़ा सा टफ है, इसका कंटेंट जल्दी से मिलता नहीं है, और एक्यूरेट कंटेंट नहीं मिलता है, और दूसरी चीज इसमें क्या है कि आपको अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलता। देखो यूपी स्पेशल मैं ही कराता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको इसका अच्छा कंटेंट चाहिए, अपडेटेड कंटेंट चाहिए, तो आप यूपी स्पेशल का जो बैच, अभी सफलता जो बैच है उसमें एनरोल कर लो। सफलता बैच में पूरा यूपी स्पेशल कराया जाएगा, वो भी अच्छे से, जो एग्जाम पिछली बार का आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, हिट रेशो का जो मैंने कराया था, ठीक है। इसमें मैं वही चीजें देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है, अपडेटेड कंटेंट रहता है। मैं बहुत सारी वेबसाइट को खंगालता हूँ, बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ता हूँ यूपी गवर्नमेंट के, फिर वहां से कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इकोनॉमी हो गया यूपी का, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, व्यापार वाणिज्य उद्योग, यूपी में क्या क्या ट्रेड हुआ है, ठीक है, क्या क्या इंडस्ट्री हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हमारी यूपी की कौन कौन सी हैं, यूपी में इन्वेस्टमेंट क्या क्या हुआ है, कौन कौन से इश्यूज हैं अभी, इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ है यूपी में, ठीक है, ये सारी चीजें। लोक वित्त, राजकोषीय नीति, नवीकरणीय ऊर्जा, ये देखो एक जिला एक उत्पाद नीति यूपी की, ODOP नीति क्या है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी की बात की जा रही है, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, वो क्या होते हैं, ये पूरा आपका पेपर 6 का सिलेबस है, ठीक है। देखो सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी हो गया, एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज हैं यूपी में, विभिन्न क्षेत्रों में विकास में सूचकांक, हमारी नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है, बहुत सारे इंडेक्स जारी करती है, उसमें यूपी का क्या रैंक है, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर ये पूरा ज्योग्राफी हो जाएगा, जो आप जनरल भी पढ़ते हो उसको यूपी स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है। और यूपी में कौन से नेशनल पार्क है, कितने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यूपी में परिवहन तंत्र, मतलब यूपी में ट्रांसपोर्टेशन मोड कौन सा है, ठीक है, औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दे कौन कौन से हैं, और प्राकृतिक संसाधन, मृदा, जल, वायु, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, ये सारी चीजें ज्योग्राफी के अंदर ही हैं, ठीक है। चलिए अब देखो उत्तर प्रदेश के जलवायु मौसम, अब देखो जैसे ये टॉपिक है ना, जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे, अब इसमें आपको कंटेंट नहीं मिलेगा कि यूपी में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट कहां कहां पे हुआ है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास परिस्थिति की, ठीक है, विज्ञान तकनीक के मुद्दे कौन कौन से हैं यूपी में। अब देखो मत्स्य, अंगूर की खेती, रेशम की खेती, फूल की खेती, बागवानी की खेती,
है ना, उत्तर प्रदेश के विकास में इनका योगदान क्या है, अंगूर की खेती यूपी में कहाँ कहाँ पे होती है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है, और यूपी के विकास में पीपीपी मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस है, प्राइवेट पार्टनरशिप की, ठीक है, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये सारा आपका पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक मैंने पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया। अब देखो इसमें क्या करना है ना, आपको आपके पास अभी 4-5 महीने हैं, ठीक है, मेंस में अभी। अब क्या करना है, जितने भी सिलेबस के पॉइंटर्स हैं उन पॉइंटर्स से रिलेटेड आपके पास एक एक 1.5 पेज का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, एक एक 1.5 पेज का कंटेंट बनाओ, उसको बार बार अपडेट करो और उसी से रिवाइज करो और बार बार आंसर की प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यू को फॉलो करो। 2018 से लेकर 2024 तक के यूपीएससी के पीवाईक्यू फॉलो करो, जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पूछता है ना यूपीएससी में, लाइक ग्लोबलाइजेशन का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ऐसे क्वेश्चन को पिक करो एंड 2-3 लाइन के क्वेश्चन पिक मत करो, 1-2 लाइन के क्वेश्चन पिक करो और वही यूपीपीएससी भी पिक करता है, ठीक है। वैसे करके आप अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हो और इसी के साथ हमने अभी सफलता भी लॉन्च किया है, तो अपनी पूरी मेंस की तैयारी आप सफलता के साथ जुड़ के अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।